हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो हमारा संज्ञा का पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था शब्द और पद में अंतर बताया था और संज्ञा के कुछ बारे में बताया था। हम आज प्रश्न करते हैं, इसमें देखते हैं, बता रहे हैं राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। अगर मैं इस वाक्य में पूछूं कि बताइए इस वाक्य में पद हमारा क्या है, तो पद बताएंगे कि राम है। राम क्या है? पद है। क्यों है कि क्यों राम पद है यहाँ पे, तो हमने पिछले वीडियो में बता चुका है संज्ञा के बारे में। इसलिए यहाँ पर राम हमारा क्या है? पद है। और अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर देख लेना, पार्ट 1 जो संज्ञा से पढ़ा है। राम हमारा पद है। अब इसमें पूछा जाए कि राम कौन सा पद है, तो राम हमारा संज्ञा पद है। राम जो हमारा है पद, संज्ञा पद है। राम जो संज्ञा पद है, पद हमारी कौन सी है? राम संज्ञा पद है। और पूछा जाए कि इसमें कारक कौन सा है, तो कारक कर्ता है। कर्ता कारक किस लिए है कि किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जो वाक्य में कार्य को करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। तो इसमें किताब पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? राम को। तो इसलिए इसमें कारक कौन सा होगा? तो कर्ता कारक। अगर कारक के बारे में हम लोग को पढ़ना है अगले भाग में, जो मतलब एक अव्यय अव्यय नहीं कह सकते हैं, ये संज्ञा के भेद में ही आएगा। लिंग वचन कारक ये सब आएंगे इसी के भेद में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बाद लिंग वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद सर्वनाम, इसी तरह चलेगा। तो इसके बाद हम लोग वचन, लिंग वचन पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कारक कौन सा है, कर्ता। बस इतना ही जाने कि क्या इसमें कारक कौन सा है। अब हम देखते हैं क्या, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि संख्या कितनी होती है। संज्ञा दो आधार पर बांटी गई है, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरी होती है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पे हमारी संज्ञा 3 होती है, अर्थ के आधार पे संज्ञा हमारी 5 होती है। अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, कहीं कहीं किताबों में दिया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय, अगणनीय संज्ञा, लेकिन कहीं कहीं किताबों में दिया है व्यक्तिवाचक न देकर रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। तो आज हम जानते हैं ये सब। उसका देखो कंपटीशन एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा कि संज्ञा हमारी कुल संज्ञा कितनी होती, तो ऑप्शन देगा अगर 5 तो 5 मारेंगे। अगर आधार पे पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी होती है तो 3 मारेंगे। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5 मारेंगे संज्ञा। ऑप्शन में जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे क्वेश्चन में। तो पहला होता है रूढ़ संज्ञा हमारी, दूसरा होता है योग रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़, योग रूढ़। जैसा नाम है वैसा इनका काम है। देखो, रूढ़ का मतलब जिसका खंडन न किया जाए, ऐसी संज्ञा जिसका खंडन करने पर कोई अर्थ न स्पष्ट हो, किसी का उसका मालूम नहीं चले कि इसका मतलब क्या निकला है, कुछ उसका अर्थ स्पष्ट न हो, उसे रूढ़ संज्ञा कहेंगे। जैसे में हम बता देते हैं एग्जाम्पल में, रूढ़ का पानी। अगर पानी का हम खंडन करें तो पाधन्नी सपोज डेट मान लेते हैं ये होगा। ऐसे तो ये होगा नहीं, तो पाधन्नी। पा क्या है? पा कुछ नहीं है। पा का अर्थ कोई निकल रहा है? कुछ नहीं। नी का भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हमारा ये रूढ़ संज्ञा है। अगर यमुना, तो यमुना भी क्या है? यमुना का कोई खंडन निकलेगा? कोई भी खंडन नहीं निकल रहा। कृष्ण का भाई कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारी ये सब क्या है? रूढ़ संज्ञा है। यौगिक संज्ञा क्या होती है? तो वैसी संज्ञा जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ स्पष्ट होता है, उसे यौगिक संज्ञा। जैसे खंडन कर पाठशाला, पाठशाला का अर्थ क्या होता है? पाठ का मतलब पढ़ना, शाला का मतलब स्थान, यानी पढ़ने के स्थान को हम पाठशाला कहते हैं। इसका हो गया यौगिक। योग रूढ़ क्या होता है हम ये जान लेते हैं। योग रूढ़ मतलब ऐसी संज्ञा जिनका
खंडन करने पर एकदम इसी तरह से रहेगी। ऐसी संज्ञा जिनका खंडन करने पर अर्थ स्पष्ट हो लेकिन कोई तीसरा अर्थ दे। मतलब तीसरा अर्थ देने का मतलब अपना एक नया मतलब, जैसे हम बता देते हैं कि अगर ए बी, अगर ये दोनों को जोड़े तो ये बी ना होकर कोई तीसरा मान लेते हैं, सी आंसर मिलता है, तो ये ऐसे संज्ञाओं को हम योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। मतलब राम श्याम मिले भाई है तो उसके अलग अर्थ अगर स्पष्ट करें तो ऐसे भाषा में हम योग रूढ़ कहेंगे संज्ञा को। जैसे में हम बता देते हैं त्रिनेत्र, धननेत्र, त्रिनेत्र, 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 यानी जब दो संयोगिक संज्ञा खड़े होते हैं एकदम वही, इनका अर्थ खंड करने पर कोई तीसरा अर्थ दे उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। इसमें देखो यौगिक और योग रूढ़ में बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये तीसरा अर्थ देता है जबकि जो शब्द रहता है वह उसी का अर्थ देता है, तो इसे यौगिक कहेंगे। जब तीसरा अर्थ देगा तो हम योग रूढ़। जैसे त्रिनेत्र, यानी त्रि का मतलब तीन और नेत्र का मतलब नयन। त्रि का मतलब तीन और नेत्र का मतलब नयन, मतलब आँख, जिसके तीन नयन यानी जिसके तीन आँख हो, अर्थात कौन है? श्री भोले बाबा यानी शिव जी, शिव जी, शिव जी, अर्थात शंकर भगवान जिसे कह सकते हैं, अर्थात शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान या शिव जी, उन्हीं को कहते हैं त्रिनेत्र। अगर हम कह दे पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण करते थे, इसलिए उन्हें पीताम्बर कहा गया है। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का मतलब धारण करने वाला। जो पीले वस्त्र को धारण करता है उसे हम पीताम्बर कहते हैं। यानी तीसरा अर्थ दे रहा है, अर्थात में श्री कृष्ण है इनका। तो देखो त्रि का मतलब तीन, नेत्र का मतलब नयन, यानी जिसके तीन आंख हो, अर्थात कौन से? शिव जी, यानी तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए हमारा ये कौन सा संज्ञा होगा? योग रूढ़ संज्ञा होगा। यौगिक संज्ञा में क्या होता है कि बस थोड़ा सा अंतर है इसका, जबकि ये तीसरा अर्थ नहीं देता है, उसी शब्द का अर्थ देता है। इसका क्या होता है कि खंडन ही नहीं होता है, यानी इसका कोई उस शब्द को तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर तोड़ भी सकते हैं तो उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वह जिसका अर्थ ना निकले उसे रूढ़, जिसका अर्थ निकले लेकिन तीसरा अर्थ न दे, उसी शब्द का अर्थ दे, तो इसे यौगिक। जो तीसरा अर्थ दे यानी खंडन करने पर उसका अर्थ स्पष्ट हो लेकिन तीसरा अर्थ देता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। इतना हम जान गए। अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पे जो होती है संज्ञा हमारी, वो जानते हैं। अर्थ के आधार पे हमने बताया था संज्ञा 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिनसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम तथा स्थान का बोध हो, उस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम, वस्तु या प्राणी का नाम हो गया, और उसके बाद स्थान का नाम हो गया, तो इसी प्रकार की संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे में हम कह दे दिल्ली, राम दिल्ली जाता है, तो राम दिल्ली देखो यह स्थान का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है। वस्तु में आ जाएगा तुम्हारा किताब आ जाएगा, किताब, पेन, कलम, ये सब क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस पर सेंटेंस दे दिया, राम दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अब पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें राम भी है और दिल्ली भी है। अब इसमें पूछेगा तो राम क्या है? तो राम व्यक्ति है, राम व्यक्ति है।
दिल्ली क्या है हमारा, तो एक प्रकार का स्थान है। दिल्ली हमारी क्या है, एक स्थान है वहाँ का। तो यहाँ पे दो संज्ञा हैं। हम चलते हैं व्यक्तिवाचक के बाद हम आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जो किसी पूरी जाति का बोध कराती हो या किसी एक विशेष प्रकार की जातियों का बोध कराती हो, वैसी संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं नदी। नदी, नदी में कई प्रकार की जाति, नदी कई प्रकार की हो सकती है। देखो, अगर मैंने कहा कि यमुना नदी, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। गंगा नदी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगर देखा है तो नदियों क्या है, नदी एक प्रकार खुद अपने आप में जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों की जाति होती है, यानी नदियां कई प्रकार की, जितनी भी नदियां का नाम हो तो वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगर हम नदी कह दें तो हमारी जाति यानी किसी पूरी जाति की बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी होगा। अगर मैं कह दूं कि आम, तो आम हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आम, आम क्या है, एक प्रकार की प्रजाति है। आम की प्रजाति आम है। आम एक प्रकार की प्रजाति है जिनमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। अगर आम में हमने कहा कि चौसा आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, तो अगर इनका नाम हम रख दिए, अगर इस आम के प्रजातियों के नाम हम रख दिए तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लेकिन अगर इनके पूरे समूह को मिलाकर कह दे, पूरी जाति को इनके आम, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगर इसका नाम रख दे तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, तो वैसी संज्ञा है जिनका हम नाप तोल कर सकते हैं, वैसे हम वैसी संज्ञाओं को हम द्रव्यवाचक। देखो, द्रव्य जो इसमें लगा है, द्रव्य शब्द का अर्थ होता है पदार्थ, और वाचक मतलब बताता है, जिसमें प्रदर्शित करता है। तो द्रव्य यानी द्रव्य में पदार्थ में भार भी होगा, तो भार द्रव्य में जो स्थान घेरता हो, जिसमें स्थान घेरने का गुण पाया जाता हो, वो द्रव्य एक प्रकार का इसमें द्रव्यमान हो, तो इसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं। इनको हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा नाम पड़ा इसका। तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं को हम नाप तोल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जैसे चावल आ जाएगा, चावल, गेहूं, दूध इत्यादि बहुत सारे आ सकते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा होगा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा तो वैसे संज्ञा जिसे किसी समूह या जाति या वर्ग का बोध हो, किसी समूह या वर्ग का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का अर्थ होता है झुंड, जहाँ पर किसी झुंड का बोध हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, द्रव्यवाचक का समूहवाचक ये जातिवाचक से पैदा हुए हैं। जातिवाचक के ही बेटे हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये संज्ञा। इतना जान जाए। अगर हम ऑप्शन में दे दिया, बताइए कि आम, आम कौन से संज्ञा है, आम कौन से संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। अगर प्रश्न में इस तरफ कहा गया आम कौन सी संज्ञा है, तो आम यहाँ पे देख रहे हो, कहोगे कि जातिवाचक संज्ञा है। अगर ऑप्शन में दिया है तो जातिवाचक मारेंगे। अगर ऑप्शन में जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिया है और जातिवाचक नहीं दिया है, मान लो अगर ऑप्शन में जातिवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा दिया है तो इनमें से जातिवाचक में मारेंगे। अगर जातिवाचक संज्ञा नहीं देगा तो द्रव्यवाचक मारेंगे। आखिर ऐसा क्यों मारेंगे, देखो इसका आंसर, आम जो है ना, आम को हम नाप तोल सकते हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं खरीदने आम को, तो दुकानदार क्या करता है, इस तरह तो देता नहीं है कि आप लोग 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, इस तरह तो देता ही नहीं है।
वो बाट का प्रयोग करता है, यानी बाट मतलब तर्जुई का प्रयोग करता है। वहाँ पे कहता है कि भैया देखो 60 रुपया केजी है आम, चाहे 50 रुपया केजी है, जो रुपया केजी होगा उसके हिसाब से किलोग्राम यानी उसका नापता है। तो इसलिए यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अगर जातिवाचक संज्ञा देखा जाए तो आम की प्रजातियां होती है, देखो आम की प्रजातियां होती हैं। आज आम एक प्रकार क्या क्या है, आम देखो तो एक प्रकार से पूरी जाति की बोध होती है, यानी जिसमें लंगड़ा हो चौसा हो। तो इसमें आम की कैटेगराइज बांटेंगे तो लंगड़ा चौसा आम, अगर हम इसका नाम दे दें तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर इसका नाम न रखें, उसके पूरे जाति का हम बोध कराएं तो ये हमारे जातिवाचक में आ गया। अगर ऑप्शन में जातिवाचक देखो व्यक्तिवाचक अगर नाम नहीं धरा तो समझो कि व्यक्तिवाचक नहीं होगा, अगर इसमें नाम धर देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर नाम नहीं धरा तो जातिवाचक में जाएगा। अगर ऑप्शन में जातिवाचक न देता है तो द्रव्यवाचक पे हम आएंगे इसका आंसर। अब समूहवाचक, जैसा किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीडियों का दल, उसके बाद सैनिकों का दल, ऑर्केस्ट्रा हो सकता है, ऑर्केस्ट्रा 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 जो होता है एक प्रकार का नाच होता है। नाच में ये कई प्रकार के ऑर्केस्ट्रा का बोध होता है। इसमें एक दो नहीं होते, इसमें कई ऑर्केस्ट्रा हो सकते हैं। जितने भी ऑर्केस्ट्रा होते हैं ड्रामा पार्टी वो सब ये समूहवाचक में आ जाएगा ऑर्केस्ट्रा हमारा। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा ऑर्केस्ट्रा हो गई। और यहाँ पे और सैनिक भी कहा जाता है, फिर सैनिकों का समूह या टिड्डियों का दल, या बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनका। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा, जिनसे गुण हमारा पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक 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 संज्ञा भाववाचक संज्ञा जैसे किसी वस्तु के गुण भाव और दशा का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कह दूं देखो प्रेम, प्रेम जो शब्द है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं। तो वो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती है। आज के लिए इतना ही। अब हम इसके वीडियो में क्या समझेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंट, और द्रव्यवाचक समूहवाचक में डिफरेंट, और समूहवाचक और भाववाचक में डिफरेंट, यानी इनका अंतर देखेंगे। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसका अंतर हम देखेंगे अगले वीडियो में। और इसका नियम भी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है, प्रत्यय लगाकर और प्रत्यय लगाकर ही बनाई जाती है। उसमें त्वा इन सब जोड़कर उनको बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।